में जितने मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे, ये कामना करता हूँ। और जितने घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भी कामना करता हूँ। साथ ही में रेल प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी हो, जिसकी लापरवाही की वजह से या जिस भी कारण की वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा कभी ना हो। मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी आग्रह करूं, और मुझे उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि यकीनन वो खुद भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा कभी न हो। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता का एक खास उद्देश्य है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बिहार के तमाम कार्यों में एक सेकंड सीट ले लिया, तमाम राजनीतिक विवादों ने, तमाम राजनीतिक चर्चाओं ने, विकास की बात तो बिहार में होती नहीं, तो विकास की बात करने का मतलब नहीं, बट तमाम बातों ने एक बैक सीट ले लिया है। और सिर्फ बिहार में हुई जातीय जनगणना और उसके आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में भी ये मुद्दा हावी हो चुका है। जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता लॉलीपॉप की तरह घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं कि हम भी अपने राज्य में कराएंगे, हम भी अपने राज्य में कराएंगे। भैया, जिस राज्य में ये हुआ, उस राज्य में क्या हम लोगों ने पाया, पहले ये तो हम लोग जान लें। भाई, अगर एक जनगणना हुई, उसके आंकड़े कैसे हुई नहीं किसी को नहीं पता, वो मैरिज डिमैरिज सब पे अमल है। पर उस जनगणना का लाभ किसको मिला यहाँ पर, और उस जनगणना का क्या लाभ ऐसा है जिसको लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेता इतने उत्साहित हैं कि हर राज्य में जहां पे चुनाव हो रहा है भागे भागे जा रहे हैं घोषणा करते हैं। आज की तारीख में 21वीं सदी, जहां हम लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, हम लोग सूर्य तक पहुंचने की हम लोग बात करते हैं। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा, मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता, पर उसके बावजूद मैंने और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जातीय जनगणना का हम लोगों ने समर्थन किया था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण कि ऐसे वंचित वर्गों के समूह को चिन्हित किया जाए जो आजादी के 75 साल के बाद अभी तक हाशिए पर हैं। उनको चिन्हित करके उनकी संख्या, ऐसे वंचित वर्ग के समूह की संख्या सामने आनी चाहिए जिनको अभी तक न राजनीतिक, न सामाजिक, न आर्थिक किसी भी धारा से वो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनको चिन्हित करना जरूरी है। आखिरी बार 1931 में जनगणना हुई। उस जनगणना के बाद जब इस जनगणना की बात हुई तो लोगों के मन में भी एक उत्साह कि संभवतः कई ऐसे नए आंकड़े सामने आएंगे जिसकी उम्मीद बिहार के लोग लगा के रखे हुए। और उसके बाद जब आंकड़े सामने आए तो क्या आंकड़े थे, मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो 2019 की एवरेजिंग सामने आ गई। उसी की एवरेजिंग करके उसको सामने रख दिया गया। अगर ये बंद कमरे में तैयार किए हुए आंकड़े होंगे तो उस पर भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। भैया, कहां खर्च हुआ 500 करोड़ रुपया? कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए गए? बल्कि मैं आप सब मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि एक सर्वे जनरली आप लोगों को करना चाहिए। जाइए रैंडमली पूछिए गांव देहात में जाकर के आपके पास कितने लोग आए, कैसे जानकारी ली गई। मैं अभी 2 दिन पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव में था, शहर बंदी में था। वहां पर कई मैंने ग्रामीणों से मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे कौन कौन आया, अपने परिवार वालों से।
ना के बराबर लोगों ने कहा कि किसी ने हमसे आकर हमारी जाति के बारे में। तो भाई ये जनगणना हुई कैसे? भगवान का। और उसके जब आंकड़े सामने आए, स्वाभाविक से आंकड़े समीकरण की उन जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इसमें दिखा दिया गया जिसके लाभ से या जिनके समर्थन से पिछले 33 साल से ये सरकार आती जाती रह रही, उन लोगों की जातियों को बढ़ाकर, और कई ऐसी जातियां, अनुसूचित जाति में छोटी जातियां हो, पिछड़ा वर्ग की छोटी जातियां हो, अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हो, फॉर दैट मैटर इवन अपर कास्ट की जातियों को कमतर करके इसमें दिखाने का इसमें प्रयास किया। और जिनसे इनको राजनीतिक लाभ लेना है, जिन समीकरण से राजनीतिक लाभ लेना है, उन चुनिंदा जातियों को बढ़ा चढ़ा कर लोगों ने दिखाने का काम। बहरहाल ये सवाल में कई बार पहले भी उठा चुका, मुद्दा ये नहीं है आज की बात। मुद्दा ये है कि हाइपोथेटिकली अगर हम मान भी लेते हैं कि भैया जो आंकड़े आपने सार्वजनिक किए वो आंकड़े सही है, भाई सरकार तो मानती है सही, हम लोग माने नहीं माने, बिहारी माने नहीं माने, पर अगर सरकार मानती है वो आंकड़े सही है तो उस आंकड़ों को अपनी सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लागू करें। देश भर में जितने विपक्षी दलों के नेता घूम घूम कर जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था, सब उसी को दोहरा रहे, उसी को सब लोग बोल रहे। तो भैया जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कीजिए बिहार सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी, और उसका लाभ दिखेगा तब हम मानेंगे कि भैया जितने विपक्षी दल के नेता चुनावी झुंझुना जा कर बजा रहे हैं हर एक जगह कि भाई यहाँ पे भी हम कराएंगे, यहाँ पे भी हम कराएंगे, तब हम मानेंगे कि भैया बिहार को इस जनगणना का लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री को सबसे पहले मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और आज पहली बार हम उनका इस्तीफा राजनीतिक आधार पर नहीं मांग रहे। हम हर बार अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर हम उनका इस्तीफा मांग चुके हैं, पर आज उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर भाई ये जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आईना है। देखें इस दर्पण में कि उन्होंने 18 साल में उन्होंने क्या किया, और देखें ये गठबंधन कि 33 साल में उन जातियों के साथ या उन वर्ग के साथ, उस जमात के साथ कितना अन्याय हुआ है, और किन लोगों ने अन्याय किया है 33 सालों में? इन्हीं लोगों। एक बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग की, एक बड़ी आबादी, इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं ना, 36%, 36.01% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी। क्या रिप्रेजेंटेशन है? और इतनी बड़ी आबादी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, 2-2.5% वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और एक बड़ी आबादी को आप इतना छूटा छोड़ दीजिए।